Welcome 10th class students. Now we'll be discussing second subtext and heading is making of nationalism in Europe. मतलब कि नेशनलिज्म वाली जो चीज़ है, जो यूनिटी वाली फीलिंग है कि भाई हम सब ने फ्रीडम चाहिए, वो वाली चीज़ यूरोप में कैसे आई। सबसे पहली चीज़ हमने फर्स्ट सबटेक्स्ट में जो डिस्कस किया था कि भाई जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है उसका क्या इम्पोर्टेंस था, है ना। तो उसमें हमने ये भी देखा कि वो वाली बात हो गई थी इसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद कि पब्लिक जो है वो अपनी राइट्स को समझने लगी थी। ओके, व्हाट वाज द स्लोगन फॉर फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो लोग बोलते थे? दे वर टूवर्ड्स लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टिलिटी। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, दे सेट एन एग्जाम्पल टूवर्ड्स द वर्ल्ड कि भाई ऐसा हो सकता है, नेशनलिज्म जो है इट्स नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने जो है एक एग्जाम्पल सेट कर दिया सबके लिए। ठीक है, अच्छा, अब यूरोप के अंदर उस टाइम बैकग्राउंड क्या था, सिचुएशंस क्या थी? तो सिचुएशंस कुछ ऐसी थी कि जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड, तो ये जो कंट्रीज़ थे इन सब की मतलब किंगडम्स होती थी। मतलब सिचुएशंस ऐसी थी ना कि सब जगह मोनार्क, एरिस्टोक्रेट्स ये लोग रूल कर रहे हैं। ठीक, अच्छा, ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप जो था उसमें भी राजा थे। ठीक है, अच्छा, अब राजा तो थे ही, राजा के साथ साथ और कौन सी चीज़ें थी? और चीज़ें थी भाई कि दे वर हैविंग अ डाइवर्सिटी, डाइवर्स थे वो लोग बहुत सारी चीज़ों में। कैसे, कौन कौन सी चीज़ें? दे डिड नॉट हैव अ कॉमन कल्चर, एक कॉमन कल्चर उनके पास नहीं था, कॉमन आइडेंटिटी नहीं थी। ठीक है, दे वर डिफरेंट इथनिक ग्रुप्स, दे वर नॉट सेम। फिर लैंग्वेज डिफरेंसेस थे, लैंग्वेज डिफरेंसेस के बाद कोई भी कॉमन आइडेंटिटी उनकी नहीं थी। ठीक है, अच्छा, मतलब कुछ ऐसे कंट्रीज़ थे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हंगरी जो कंट्री है उसके अंदर क्या था भाई, आधे लोग जो थे तो वो एक लैंग्वेज बोलते थे, मग्यार। ठीक है, और जो बाकी आधी पब्लिक थी उनके पास वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स, डायलेक्ट्स होते हैं द वे वी स्पीक अ लैंग्वेज। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी। अच्छा, अब यहाँ पे जो ये तो हो गया आपका फर्स्ट पैराग्राफ जो था कि डाइवर्सिटीज़ क्या क्या थी वहाँ पे। ठीक है, देन इट इज़ अबाउट कि वहाँ का स्ट्रक्चर, मतलब यूरोप का जो था, यूरोप का स्ट्रक्चर क्या था। तो स्ट्रक्चर ऑफ यूरोपियन सोसाइटी, तो स्ट्रक्चर जो था इट वाज बेसिकली थ्री फोल्ड। एक तो थे एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेट्स होते थे ये लोग, फिर थे पीजेंट्स, एंड देन न्यू मिडिल क्लास। ठीक है, अच्छा, एरिस्टोक्रेसी जो हैं, पीजेंट्स जो हैं, मिडिल क्लास जो हैं, कहीं ना कहीं हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में थोड़ा थोड़ा इनके बारे में देखा था, बहुत कुछ देखा था। रिवॉल्यूशन जो हुआ था इनकी वजह से, मतलब इन्होंने किया था, इनकी वजह से हुआ था और किंग की वजह से हुआ था, ऐसा कुछ था ना। अच्छा, एरिस्टोक्रेट्स में हम वो इंक्लूड कर सकते हैं जो मतलब अमीर वाले लोग होते हैं, हाई क्लास पीपल, फर्स्ट और सेकंड ई स्टेट वाले लोग। ठीक, पीजेंट्स थे हमारे जो थर्ड ई स्टेट में आते थे बेसिकली। मैं फ्रेंच से आपको रिलेट करके यूरोप समझा रही हूँ, यूरोपियन सोसाइटी। ठीक है, क्योंकि वो आपको शायद थोड़ा बहुत याद हो, या इनको अगर अलग से देखूँ तो एरिस्टोक्रेट्स होते हैं हमारे जो हाई क्लास पीपल होते हैं। ठीक है, पीजेंट्स आर लो क्लास पीपल, या फिर जो खेती करते हैं, फार्मर्स, पीजेंट्स और वेज्ड लेबर। और ये हो गई आपकी न्यू मिडिल क्लास, दिस वाज न्यूली इमर्ज, नई क्लास आई थी ये। ठीक है, पहले कौन से होते थे? एरिस्टोक्रेट्स एंड पीजेंट्स। ठीक है, ओके, नाउ एरिस्टोक्रेट्स जो हैं
दीज आर डोमिनेंट पीपल, डोमिनेंट क्लास। डोमिनेंट मतलब दे यूज टू सप्रेस अदर्स, दूसरों को ये सप्रेस करते थे, ठीक है। डोमिनेशन इनको अच्छा लगता था, मतलब दे वर काइंड ऑफ सुपीरियर एंड दे वर यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ। मतलब ऐसे समझो, कॉमन वे ऑफ लाइफ। बहुत अमीर अमीर लोग हैं, तो वो जो अमीर अमीर लोग हैं वो एक कॉमन लाइफस्टाइल होगा उनका, है ना। और स्पोक फ्रेंच फॉर वॉट, डिप्लोमेसी दिखाने के लिए। जैसे आजकल की सोसाइटीज़ में क्या होता है, इफ़ यू आर फ्रॉम हाई क्लास तो मैक्सिमम मीटिंग्स जो होती हैं उनकी, पार्टीज़ जो होती हैं सब में, तुमने भी देखा होगा कोई भी ऐसे एक्ट्रेस है या कोई भी बहुत ही, जैसे अंबानीज होगा, ये लोग हिंदी हिंदी कम बोलते हैं, इंग्लिश में लगे रहते हैं, है ना। तो इस चीज़ से ऐसे ही एरिस्टोक्रेट्स क्या करते थे, फ्रेंच बोलते थे। अच्छा, अब अमीर अमीर लोग हैं तो आपस में ही शादियां कराएंगे, हमारे से तो कराएंगे नहीं वो गरीब लोगों से, तो मैरिजेस। और हमेशा से हमने ये देखा है कि दे आर न्यूमेरिकली स्मॉल इन नंबर। न्यूमेरिकली स्मॉल मतलब अगर इन्हें काउंट करने लगेंगे हम तो ये जो लोग होते हैं ये काउंटिंग में कम होते हैं, मतलब इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। फिर आता है हमारे पीजेंट्स। पीजेंट्स है भाई, खेती वेती करने वाले जो लोग होते हैं। तो ये अगर तुम्हें भी खुद थोड़ा सा बुद्धि देखो तो खेत में काम करने वाले बेसिकली, और लैंड प्रॉपर्टी ज़्यादा होती थी एरिस्टोक्रेट्स के पास, तो ये लोग क्या होते थे, टेनेंट्स की तरह काम करेंगे या फिर स्मॉल ऑनर्स। भाई अगर तुम हमारे रीजन से हैं तो स्मॉल ऑनर्स और टेनेंट्स हमारे यहाँ बहुत होते हैं। टेनेंट्स मतलब क्या होता है कि जैसे आपका किसी का कोई खेत है और आपने उसको ले लिया कि भाई मैं इसको किराए पे ले लूँगा, या फिर मैं आपको शेयरिंग पे इसको दे दूँगा कि इतनी खेती हुई, इतना पैसा आया और प्रॉफिट को हम हाफ या 1/4 ऐसे हो जाता है वो, ठीक है। और स्मॉल ऑनर्स मतलब जिनके पास थोड़ी बहुत लैंड हो, ठीक है। अच्छा, स्मॉल ओनर्स वाला जो कॉन्सेप्ट था ये था वेस्ट यूरोप में, और ईस्ट और सेंट्रल यूरोप में जो था वो एक सिस्टम फॉलो करते थे, और उसमें क्या होता था कि सर्फ बोलते थे उनको जो आपकी खेती करते हैं, ठीक है, कल्टिवेटेड बाय सर्फ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई कुछ, एरिस्टोक्रेट्स, पीजेंट्स। अब हम ये देखेंगे कि ये जो न्यू मिडिल क्लास है ये कहाँ से आई, कैसे आई, क्या हुआ, क्या इसका सिस्टम था। तो इसका सिस्टम कुछ ऐसा था भाई। अच्छा, इंडस्ट्रियलाइजेशन, यहाँ घूमेंगे अब सारी चीज़ें। इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या हुआ, अच्छा, इट केम अराउंड 18th सेंचुरी की सेकेंड हाफ में। अब इस बात का क्या मतलब है 18th सेंचुरी का सेकेंड हाफ, सेंचुरी का मतलब कितना होता है, 100 ईयर्स, है ना। अच्छा, और सेकेंड हाफ मतलब आफ्टर 1850s 70s वगैरह, ठीक है। और ये जो 18th सेंचुरी है, अच्छा इस चीज़ को ऐसे याद रखते हैं, अभी क्या चल रहा है, 20 वाले चल रहे हैं ईयर्स, है ना। अच्छा, एंड व्हाट वी कॉल इट 21st सेंचुरी। तो जो सेंचुरी होती है उसके जो ईयर्स होते हैं वो 21st सेंचुरी अगर है तो इट विल बी काउंटेड एज 20 वाले ईयर्स। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 9, 19 कुछ भी, ठीक है, ये वाली चीज़ कंसीडर की जाती है। तो 18th सेंचुरी का मतलब समझ आया, कौन से ईयर्स हो गए, हाँ भाई।
व्हाट्स नेक्स्ट? न्यू मिडिल क्लास। अच्छा, तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था उससे क्या हुआ? कमर्शियल क्लास जो है, कमर्शियल क्लास मतलब पैसा कमाने के लिए जो क्लास इमर्ज हुई। फिर अब इंडस्ट्रीज़ लगेंगी किसी एक एरिया में, तो उसके आसपास जो पब्लिक रहने भी आएगी, तो उससे क्या होगा? टाउन्स ग्रो करेंगे। अब टाउन्स ग्रो कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ लग गई, इंडस्ट्रीज़ लग गई तो उससे क्या होगा? वर्किंग क्लास आएगी बहुत ज़्यादा। और ये जो वर्किंग क्लास पॉपुलेशन है, यही तो मिडिल क्लास बनाएगी। कमर्शियल क्लास, मिडिल क्लास, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मिडिल क्लास में एक कॉन्सेप्ट है हमारा लिबरल, अभी बताऊंगी कि क्या है। लिबरल्स या फिर एजुकेटेड जो लोग थे, उनके हिसाब से क्या था कि एरिस्टोक्रेसी को ना अब ख़त्म करना चाहिए, एरिस्टोक्रेट्स ख़त्म कर दो। ये जो कॉन्सेप्ट है ये इन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है भाई। अच्छा, अब ये जो लोग थे, ये जो पूरी क्लास थी, सब कुछ जो भी कुछ है, ये मिडिल क्लास के नाम से इमर्ज हुए। थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं साइन ऑफ यूनिटी आया, जो चीज़ मिसिंग थी थोड़ी बहुत कहीं से इमर्ज होके आ गई है ना। अच्छा, लिबरल्स जो होते हैं, लिबरल जो है दैट इज़ अ लैटिन वर्ड रूट, और इसका मतलब होता है फ्री, ठीक है। और इनके ना बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स थे, उनमें से एक ये था कि वी वांट फ्रीडम एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। अच्छा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, अच्छा ये तो चीज़ें आपको पता ही हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ? लिबरलिज्म जो है उसका एक सीधा मतलब ये निकाल लिया गया कि एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी, कि ये जो अमीर लोग हैं, ये जो अपनी सुपीरियर वाली चीज़ें दिखाते हैं, इनको हटाना है, ये भी इक्वल होंगे हमारे, ठीक है। एरिस्टोक्रेसी और क्लरिकल जो प्रिविलेजेस हैं इनके पास, उनको हटाना है। प्लस एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, गवर्नमेंट में पब्लिक का कुछ न कुछ रिप्रेजेंटेशन ज़रूर हो, एंड प्लस वी शुड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो लिबरलिज्म का इन्होंने ये मतलब निकाल लिया था आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है। हाँ, एक चीज़ रह गई इसमें, अबॉलिशन ऑफ इनवॉलेटिबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। अच्छा, तो ये जो मैंने आपको बताया, एरिस्टोक्रेट्स, पीजेंट्स और ये मिडिल क्लास, दिस इज़ ऑन पेज नंबर 8 ऑफ एनसीईआरटीज, इतना। उसके बाद व्हाट डज लिबरलिज्म नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, ये यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। अब इसको अगर थोड़ा सा और डिस्कस करें, अच्छा, क्या है भाई, जो अभी हमने पीछे बताया ना आपको, इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ डज नॉट मीन यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज या सफरेज। सफरेज मीन्स राइट टू वोट, दिस इज व्हाट, सफरेज। अच्छा, फ्रांस के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, इफ़ यू रिमेंबर 1791 में जो बना था, उसमें क्या हुआ था कि जो नॉन प्रॉपर्टीड सेक्शन है, नॉन प्रॉपर्टीड सेक्शन प्लस वेमेन, उनको वोट देने का अधिकार नहीं था, ऐसा ही कुछ था। अच्छा,
उसके बाद जो जैकोबिन गवर्नमेंट आई, जैकोबिन गवर्नमेंट जो आई, उन्होंने क्या प्रोवाइड किया, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि उन्होंने राइट टू वोट प्रोवाइड की सबके लिए, बट इट वाज फॉर मेन, सफरेज फॉर मेन, ये याद रखना है, विमेन वर नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, अच्छा, तो ये जो इन्होंने मेन के लिए प्रोवाइड किया था, पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, उसके बाद क्या हुआ, आगे भाई साहब बोनापार्टे, नेपोलियन सिविल कोड बना दिया इन्होंने। तो नेपोलियन जो आए, उन्होंने लिमिटेड सफरेज कर दिया कि तुम्हें ज़रूरत नहीं है वोट देने की, सारे के सारे यहाँ आ जाते हो वोट देने, कम लोग वोट दिया करो अगर तुम्हें देनी भी है। और उसके बाद तो वो मोनार्क हो गया था। अच्छा, और वुमेन जो हैं, दे वर कंसिडर्ड एज माइनर। माइनर हो तुम, माइनर किसके लिए हो तुम, क्यों हो माइनर, कि तुम जो हो ना, किसके लिए, किसके हिसाब से काम करोगी, ईदर योर हस्बैंड्स और योर फादर, एंड यू विल वर्क इन अथॉरिटी ऑफ देम। अगर ये चाहेंगे, जो ये चाहेंगे, यू विल बी आंसरेबल टू दैट ओनली, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना है। एंड दिस इज हस्बैंड्स, फादर्स, ठीक है, पिताजी और पति जी के कहने से ये काम करने हैं, बॉयफ्रेंड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस। ठीक है, अब लिबरलिज्म का एक स्फेयर तो हमने ये देखा, व्हाट वाज अंडरस्टूड आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद लिबरलिज्म का क्या मतलब आया, तो दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि व्हाट इज़ लिबरलिज्म अकॉर्डिंग टू इकोनॉमी, या व्हाट इज़ द इकोनॉमिक स्फेयर ऑफ लिबरलिज्म। तो इकोनॉमी मीन्स व्हाट, पैसे से रिलेटेड चीज़ें, है ना। अच्छा, तो लिबरलिज्म मतलब एक चीज़ बताई थी, फ्री, तो पैसे से रिलेटेड फ्री होने का मतलब क्या है, फ्रीडम ऑफ मार्केट। ठीक है भाई, कुछ लोगों को लग रहा होगा ये उल्टा पुल्टा कुछ भी कहीं भी लिखी जा रही है, तो मुझे ऐसे ही मज़ा आता है। तुम साथ साथ इसको ना ऐसे पढ़ा करो, मतलब जो मेरे हिसाब से सही है। पहले एक बार ये वीडियो देखी, आराम से बैठ के या लेट के या सोते हुए, ईयरफोन्स लगाए, वीडियो देखी मस्त, टेंशन बिना लिए आराम से देखो। उसके बाद बुक खोल के बैठो, एक बार बुक की रीडिंग मार दो, और उसके बाद वीडियो के साथ बुक पढ़ो। 3 बार अगर हो जाएगी ना ये चीज़, भाई एक बार जो तुम वीडियो देख रहे हो वो तो काउंट ही नहीं करना है, क्योंकि वो तो तुम सोते हुए देख रहे हो ना, जैसे गाने सुनते हो। हाँ, मेरी आवाज़ उतनी अच्छी नहीं है, पर काम तो करना ही है, 10th है तुम्हारी, थोड़ा सी मेहनत कर लो, मान जाओ बात को। तो इन 3 बार से क्या होगा ना, टॉपिक रिटेन रह जाएगा बिल्कुल तरीके से। ठीक है, और मैं हमेशा ये इंसिस्ट करती हूँ, रादर देन रीडिंग 10 रिफ्रेशर्स, एनसीईआरटी पढ़ लो तरीके से, ढंग से, इससे काम हो जाएगा। वैसे अपने बच्चों को तो मैं प्रोवाइड कर दूँगी, हैं 2-3 बुक्स, तो उनमें से क्वेश्चंस आपको मैंने व्हाट्सएप वगैरह पे क्वेश्चन जो भेजे उन्हें कर लिया करो, पंजरों मान जाओ, तुम पिटोगे नहीं, तुम स्कूल में आते ही तुम्हें सही कर दूँगी सारों को। ओके, व्हाट इज़ नेक्स्ट, हाँ, फ्रीडम ऑफ मार्केट, कि भाई मार्केट में हमें ना फ्रीडम दो। अच्छा, और एक चीज़ और होती है क्या, कि रिस्ट्रिक्शन जो है ना मूवमेंट पे, कि तुम यहाँ नहीं जाओगे, वहाँ नहीं जाओगे, ऐसे नहीं जाओगे, वैसे नहीं जाओगे, ट्रेड में वो चीज़ हटाओ, जो स्टेट बीच में अपना अड़ंगा डालती है ना, वो चीज़ हटाओ। अबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड टैक्स, रिस्ट्रिक्शंस। अच्छा, अब मार्केट की बात हो रही है, तो किस चीज़ की रिस्ट्रिक्शन हटानी है, गुड्स एंड कैपिटल। ऑलराइट, ठीक है। अच्छा, अब ये जो स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस हैं, इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है, क्या है कि नेपोलियन जो है उसने ना 39 स्टेट्स की कन्फेडरेशन बनाई थी, दैट वाज इन जर्मनी। ठीक है, अब ये जो है इनके ना अपने अलग अलग करेंसी, अपने अलग अलग वेट और मेजर्स, सब कुछ अलग अलग है भाई साहब, इनका अलग कंट्री है ना, इसलिए वो सोवरेनिटी दिखा रहे हैं अपनी इस तरीके से, बट ये चीज़ सही नहीं है। अच्छा, तो क्या हुआ, 2 जगह हैं, हैम्बर्ग टू
न्यूरमबर्ग। 11 तो कस्टम बैरियर आ रहे हैं, टोल भरना पड़ रहा है बेचारों को, ठीक है। और एक कस्टम की जो ड्यूटी है, एक पे जो टैक्स इन्हें देना पड़ता है, वो देना पड़ता है कि जितना भी तुम्हारा सामान है ना, जितने की भी उसकी वैल्यू है, उसका 5% पे करना है, ठीक है। अच्छा, अब इनका मेजरमेंट भी अलग अलग है भाई साहब। कैसे? मान लो एक इनकी वो थी यूनिट LA, वो कपड़ा नापने की यूनिट है, जैसे हमारा होता है ना मीटर, मीटर ही होता है, तो ऐसे ही LA थी। LA में क्या था, 53.5 फ्रेबर्ग, इतने सेंटीमीटर फ्रेबर्ग में हो गया। 54.7 सेंटीमीटर वॉज फॉर फ्रैंकफर्ट। फिर 55.1 फॉर मेन्स, 65.6 फॉर न्यूरेमबर्ग। मतलब यूनिट एक है, कपड़ा नापना है, कहीं तुम इतने हिसाब से ले रहे हो पैसे, कहीं इतने हिसाब से, कहीं इतने से, कहीं इतने से, क्या चाहते हो? मैथ्स इतनी अच्छी नहीं है, कहीं भी कुछ भी ऐसे ही। और ये देखना, कोई भी राउंड ऑफ में नहीं है हमारे यहाँ, फिर भी कैलकुलेशन ईजी होती है। मतलब इंटरनेशनल सिस्टम जो है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से डिवाइड कर दो, ये क्या तरीका है? कोई बात है ये? इसमें तो फिर मैथ्स वाले ही ठीक रहेंगे, नहीं तो वो जितने कह दे उतने दे दिए, चलो भाई कोई बात नहीं, आता तो है नहीं क्योंकि हमसे। अच्छा, फिर एक सिटी है और उसका नाम क्या है, एक सेकंड रुक जाओ जरा, नाम देख लूँ मैं उसका। इज़ले, इज़ले जो है उसका यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी, मतलब यूनिफाइड मतलब एक यूनिटी वाली चीज़ है ना। और क्या था इसमें कि आप अपना मूवमेंट ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज या फिर कैपिटल अनहिंडर्ड आराम से घूमो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। उसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट पूछ लेंगे आपसे एक नंबर में, ये एक आ जाएगा एक नंबर में कि कौन से कंट्री में कितने LA होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक 1834 में कस्टम यूनियन बना और उस कस्टम यूनियन का नाम था ज़ोल्वेरियन, और इट वाज इनिशिएटेड बाय पर्शिया, और बाद में बहुत सारे जर्मन स्टेट्स ने उसको फॉलो कर दिया था, ठीक है। इस यूनियन ने क्या किया, इस यूनियन ने आपकी जो करेंसीज थी उनको 32 करेंसी से 2 पे ला दिया था, कि जितने भी इसके अंदर आएंगे ना, सॉवरेन के अंदर, तुम्हारी जो करेंसी का सिस्टम अलग अलग है ना, उसको हटाओ एंड वील हैव जस्ट 2 करेंसीज। ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, मैथ्स इतनी स्ट्रांग नहीं है सबकी। अच्छा, और क्या किया कि जो टैरिफ बैरियर्स थे उनको हटा दिया। ये जो टैरिफ बैरियर आ रहे थे ना हमारे, कस्टम बैरियर, टैरिफ बैरियर एक ही बात है, ठीक। तो ये चीज़ हो गई। प्लस एक चीज़ और हुई, क्या? रेलवेज़ का सिस्टम जो है वो स्प्रेड हो गया, रेलगाड़ी चलने लग गई। अब रेलगाड़ी जो चल रही है उससे क्या हो रहा है, मोबिलिटी आ रही है। मोबिलिटी का मतलब मूवमेंट, आप भी जा रहे हो, सामान भी जा रहा है, सब जा रहे आ रहे हैं। हाँ, हालांकि अभी लॉकडाउन है, तब की बात बता रही हूँ। और लोगों के इकोनॉमिक इंटरेस्ट बढ़ने लग गए। भाई पहले हमारे यहाँ कोई भी ऐसा ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम नहीं था कि जो मैं अपना सामान बेच के आऊँ। अब वी हैव रेलवेज़, तो हम इसमें बैठ के जाएंगे आराम से अपना दूध का डब्बा रख के। फिर नेशनल यूनिफिकेशन वाली बातें होने लग गई। मतलब क्या, अभी तक हम सब मिडिल क्लास के जो लोग थे, थोड़ा पैसे में हाथ तंग था, अब हमारा पैसे में भी थोड़ा बहुत हाथ ठीक होने लग गया। वी वर मूविंग
हमें ये भी पता चलने लग गया कि बाकी जगह क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है सिस्टम। ठीक है, तो इस सब से क्या हुआ, हमें थोड़ी सी ये बात लगने लग गई कि हम सब एक ही कंट्री से बिलोंग करते हैं, हम सब एक ही स्टेट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब दिस वाज ऑल अबाउट योर 2.2 सबसेक्शन। ठीक, आई होप तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ आ गया हो। देन इट इज न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। दिस इज योर सेकेंड लास्ट टॉपिक, तो दिस इज योर 2.3 सब टेक्स्ट। इसके अंदर क्या था, अच्छा ये जो कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिव्स, इसका पहले तो मतलब देखो, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो, अच्छा वैसे देखो विदाउट एसएसटी, कंजर्व जो लोग रहते हैं, बोलते हैं ना कि ये बहुत नैरो माइंडेड है, मतलब इसका दिमाग छोटा है, मतलब जो चीज़ जैसे चली आ रही है ना उसको वैसे ही रखते हैं वो। अगर आपको याद हो तो हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ा था लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। ठीक है, भूल गए होंगे वैसे, नहीं फ्रेंच में नहीं था, 9th में मैंने बताया था, आई डू रिमेंबर। चैप्टर का नाम याद नहीं आ रहा, कौन से में बताया था, आई गेस जर्मनी वाले में शायद, हाँ जर्मनी में था। फ्रेंच में तो वो थे जॉन लॉक और रॉबस्पियर, और वो इन द स्पिरिट ऑफ लॉज रूसो, ये सब थे। अच्छा, कंजर्वेटिव्स जो होते हैं वो लोग होते थे हमारे, वो लोग होते भी हैं इनफैक्ट, जो पहले से चीज़ें चली आ रही है ना वो उनसे सेटिस्फाइड है। वी डोंट वांट चेंजेस, चेंज नहीं चाहिए हमें, और जो चेंज हो भी गया ना उसको वापस वैसे ही करो, नहीं अच्छा लगता है ऐसे। तो ये लोग ऐसे लोग होते हैं। तो इनके लिए क्या यूज़ करते हैं हम, स्टैब्लिश्ड, कि इनकी जो बुद्धि होती है ना दैट इज़ एक्चुअली स्टैब्लिश्ड एंड दैट इज़ ट्रेडिशनल, कि जो चीज़ जैसे चली आ रही है ना वो चीज़ वैसे ही होनी चाहिए। अब ये एसएसटी में कौन सी चीज़ चली आ रही थी, मोनार्क सिस्टम, है ना, मोनार्क सिस्टम और एरिस्टोक्रेसी, कि जो अमीर हैं वो बढ़िया तरीके से रह रहे हैं और मोनार्क सिस्टम चल रहा है। तो इनको चाहिए था ये कि मोनार्क सिस्टम लेके आओ। क्या लगा रखा है तुमने ये कि भाई हम तो डेमोक्रेसी और फ्रीडम और लिबर्टी। ठीक, अब ये जो सेक्शन है इसका क्या नाम है, न्यू कंजर्वेटिव्स आफ्टर 1815। अब 1815 में ऐसा क्या हुआ कि पूरी की पूरी क्लास बदल गई। अब से पहले तक तो सब लिबरल्स थे, बहुत सारे लिबरल्स हमने देखे, है ना, पहले हमने लिबरलिज्म ही पढ़ा। तो 1815 में ऐसा क्या हो गया कि ये जो एरिस्टोक्रेट्स जो थे इनको वापस लाने की बातें करने लग गए। तो 1815 में जो है, आपको नेपोलियन याद है ना, नेपोलियन जो है वो छोटा सा आदमी था, 5 फुट 2 इंच थी उसकी हाइट, मेरे से छोटा था वो छोटू, लेकिन उस छोटू ने बहुत तगड़े तगड़े काम कर दिए। याद हो अगर तो फ्रांस के नेबरिंग कंट्रीज़ जितने थे, ऑस्ट्रिया, पर्शिया और ये आपके स्विट्ज़रलैंड, बहुत सारे जो ये नेबरिंग कंट्रीज़ थे, इन सब में क्या किया था उसने, बहुत सारा यूरोप कनकर कर लिया था। और उसको क्या चाहिए था, उसको चाहिए था कि ये जो ब्रिटेन है ना, ये जो ब्रिटिश है, ये वाले जो अंग्रेज़ हैं, ये उसे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते थे। उसको चाहिए था कि इन्हें हटा दो, ये चाहिए नहीं, मैप पर से ही ख़त्म कर दो इसको। तो इसको इस तरह की कुछ दुश्मनी थी इनसे। और जितने भी कंट्रीज़ इसने जीते, अच्छा इतना था बेचारा, जितने भी कंट्रीज़ जीते उन सब में ना अपनी जगह, ये नहीं कि सब जगह मैं ही रूल करूँगा, अपने भाई बिठा दिए कि चल ऐसा कर, ये ले तो बर्थडे गिफ्ट, ये ले ले, तेरे को ये मैंने ऑस्ट्रिया दे दिया, इसको रूल कर, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी, जब मैं तेरे को बता दूँगा जो चीज़ चाहिए होगी। अच्छा, तो नेपोलियन ने ना बुरे हाल कर रखे थे 1814 तक, नेपोलियनिक वॉर्स बोलते हैं। नेपोलियनिक वॉर्स जो थे ना, ये नेपोलियन कहीं भी किसी भी स्टेट से जाकर लड़ जाता था और हमेशा जीत के आता था। ये सिर्फ एक वॉर हारा है एंड दैट्स टू वाटरलू। ठीक है, और वो भी 1815 में। वाटरलू के बाद 1815 में जब नेपोलियन हार गया तो उसके बाद कुछ ट्रीटीज़ हुई। अब ट्रीटी तो होती है, हमेशा से याद है हमें। अच्छा, ये जो नेपोलियन था ना, ब्रिटिशर्स को भी पता था कि ये हमें
हमारी काट पे है, ये हमें पसंद नहीं करता। तो लास्ट में इन्होंने क्या किया था, 1815 के बाद ना इसको एक आइलैंड पे भेज दिया था, और उसका आइलैंड को अंडरटेकिंग कर रहा था ब्रिटिश, मतलब ब्रिटिश के अंडर कोई आइलैंड था और उसमें भेज दिया था इसको, बोनापार्टे को, कि ये वापस ही ना आए, वहीं मर जाए। ठीक। तो 1815 का जो इसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ वेना। अब इसको याद कैसे रखोगे, किसी भी अच्छी सी लेडी का नाम याद रख लो, उसका नाम रख दो तुम वीना। ठीक। तो ट्रीटी ऑफ वीना, वीना के ऊपर कुछ लड़ाई हुई और उसमें ट्रीटी हो गई, और उस ट्रीटी में देखो नेपोलियन को जब हराया गया तो एक तरफ तो था बेचारा नेपोलियन छोटू, ठीक, और उसके अगेंस्ट कौन कौन थे, रशिया, पर्शिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन। इन सब ने मिलकर इसे एक छोटे से आदमी को हराया था। बात समझ रहे हो ना इसकी, कितना ऊंचा कद था इसका, कितनी इंपॉर्टेंस थी इसकी, कि इतने बड़े बड़े कंट्रीज को मिल के हराना पड़ रहा है इसको, लेकिन लास्ट में ये हार गया। हारने के बाद क्या हुआ, ये जो मीटिंग थी, ये जो ट्रीटी थी, इट वॉज होस्टेड बाय, होस्टेड मतलब होस्ट नहीं होते, कोई भी अवार्ड्स को होस्ट करते हैं, मतलब जो ऊपर स्टेज पे जो होल्ड करता है, जो एक्सप्लेन करता है कि भाई ये हुआ, ऑस्ट्रियन चांसलर जो था उसने इसको होल्ड किया, और उसका नाम क्या था भाई, उसका नाम था ड्यूक मेटरनिच। एक नंबर में पूछ लेंगे तुमसे कि किसने होस्ट की थी इसको, या कब हुई थी ट्रीटी। ठीक है, तो इट वाज ड्यूक मेटरनिच। ओके। तो इस ट्रीटी में क्या क्या हुआ, इस ट्रीटी में ये हुआ कि जो इसका 1804 में ये जो आया था ना फ्रांस में, 1814 तक जो ये रहा था, जिसके बलबूते इसने पूरी यूरोप में आफत मचा के रखी हुई थी, कहाँ पे था ये, फ्रांस में। किसको हटाया था इसने, बर्बन डायनेस्टी, बर्बन डायनेस्टी के बाद जैकोबिन गवर्नमेंट आई, उसके बाद रॉबस्पियर मर गया, उसके बाद ये बोनापार्टे जी आ गए थे, ऐसे ही कुछ था। तो फ्रांस का जो बर्बन डायनेस्टी था ना वहाँ पे, तो इन्होंने मिलके क्या किया कि भाई ऐसा है, बर्बन डायनेस्टी का राजा ही अब वहाँ पर रूल करेगा। फर्स्ट पॉइंट वाज दिस। ठीक है, तो ये वो वाली बात हो गई कि सबसे प्यारी चीज़ हमें ये थी, उसको बोनापार्टे को सबसे प्यारा फ्रांस था। ठीक, और उससे वही बोल दे कि हाँ है ना, तूने राजा हटाया था ना, देख अब राजा ही रहेगा, कर ले तू क्या करेगा, इस तरह वाली सिचुएशन आ गई। अच्छा, दूसरी चीज़, फ्रांस के अंदर जितनी भी, मतलब फ्रांस के लिए जितने भी ये टेरिटरीज जीत के लाया था ना बेचारा, कि ये टेरिटरी वो टेरिटरी, वो सब फ्रांस लॉस्ट। ऑल टेरिटरीज conquered by बोनापार्टे। ठीक है। अच्छा, फिर फ्रांस का जो पॉलिटिकल मैप है, उस मैप के चारों तरफ ना ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि कहीं से भी ना फ्रांस एक्सपेंड ना कर पाए। तो इस पॉइंट को बोलते हैं सीरीज ऑफ स्टेट्स सेट अप टू प्रिवेंट फ्रांस एक्सपेंशन। ठीक। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करना पड़ता है कि कहाँ कौन बिठाया इन्होंने। तो सबसे पहले वही नॉर्थ में बिठा दिया इन्होंने किंगडम ऑफ नीदरलैंड। ये देखभाल कर रही थी वहाँ पे, और बेल्जियम जिसका पार्ट था। बेल्जियम इज कैपिटल ऑफ, बेल्जियम की कैपिटल क्या थी भाई, पढ़ा था हमने थोड़े दिन पहले, ब्रुसेल्स। ठीक, उसके बाद साउथ में एक था जेनोआ, वेस्ट में पर्शिया, फिर ईस्ट में
पोलैंड की तरफ से तो रशिया, ठीक है, और इटली की तरफ से ऑस्ट्रिया। और पोलैंड की तरफ से रशिया, ये इसको उधर से कैप्चर किए हुए थे। मतलब इसका नेपोलियन का खून क्या रुला दिया इसको, ऐसे कम कर करके, कि जो स्टेट जो कंट्रीज़ को इतना प्यारा था, पहले तो वहाँ पे बर्बन डायनेस्टी बिठा दिया, उसको चारों तरफ से लॉक कर दिया कि ये एक्सपैंड ही ना करे ज़िंदगी में। फिर जितनी टेरिटरीज इसने जीती थी उन सबको कि चलो भाई फ्रांस के पास कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, एक चीज़ थी, तुम्हें याद हो तो 39 स्टेट्स की जो जर्मन कन्फेडरेशन जो इसने बनाई थी 29 स्टेट्स की, वो दे वर लेफ्ट अनटच्ड कि चलो कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ दो। अच्छा, और जिस जहाँ जहाँ टेरिटरीज़ में इसने नेपोलियन ने मोनार्की को हटाया था, वहाँ सब जगह मोनार्क जो है वो बिठा दिए गए, ठीक। और इस तरह क्या हुआ, एक कंजर्वेटिव ऑर्डर जो है यूरोप में इस्टेब्लिश कर दिया गया, ठीक है। और कंजर्वेटिव्स में एक तो ये चीज़ हो गई कि दे वांट इस्टेब्लिश ट्रेडिशनल मोनार्क और एरिस्टोक्रेसी, और इन्हें एक सोशल ऑर्डर चाहिए था। सोशल ऑर्डर क्या था कि ये सबसे ऊपर रहेंगे, बाकी जितने भी लोग हैं गरीब लोग वो सब नीचे रहेंगे। अब जो मॉडर्नाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ था, उससे इनको ये लगा कि दिस विल हेल्प अस इन आर्मी, ठीक है। और फ्यूडल सिस्टम का इन्होंने स्टैब्लिश जो किया था बोनापार्टे ने, उसको हटा दिया कि फ्यूडल सिस्टम नहीं चाहिए, सेंट्रल रूल चलेगा बिल्कुल तरीके से, ठीक है। इज इट ऑल क्लियर? तो दिस इज योर 2.3 सब टेक्स्ट। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, बढ़ ही लेते हैं। पूरा सब टेक्स्ट है सेकेंड, पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ, चाहे 2 दिन लगा लो, इसको ढंग से पढ़ लेना, ठीक है। और बहुत ही ईजी है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कुछ नहीं है। जस्ट गो अकॉर्डिंग टू बुक्स एंड ये वीडियो, अगर तुम्हें लगता है पढ़ने लायक है, नहीं तो खुद पढ़ लो, कहीं और से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस टॉपिक कंप्लीट कर लेना। ओके। कंजर्वेटिव्स जो थे उनके लिए क्या क्या चीज़ें थी, मतलब उन्हें क्या क्या पसंद नहीं था, ऑब्वियस सी बात है, दे डू नॉट लाइक क्रिटिसिज्म, कि हमें क्रिटिसिज्म नहीं चाहिए, हमें अपने लिए कोई भी दिक्कत नहीं चाहिए। और इन्होंने जो सेंसरशिप थी ना प्रेस की, मीडिया की, उसको हटा दिया। स्पेलिंग गलत हो गई इसकी, पता नहीं सही है क्या। सेंसरशिप को हटा दिया गया। सेंसरशिप को हटाने का मतलब क्या है कि कोई भी एरिस्टोक्रेट्स के खिलाफ कुछ भी गंदी चीज़ नहीं दिखाएगा, जो वो गलत कर रहे हैं वो भी नहीं दिखाएगा, ठीक है। और कोई भी ना ये लिबर्टी और फर्टेनिटी और फ्रीडम, इनके आइडियाज़ जो कोई दिखाएगा ना वो पिटेगा, बिल्कुल नहीं दिखाने, इनको अंदर रखो अपने, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो यहाँ से देखो, ये सब चीज़ें जब बंद हो गई ना, और ये जो अपने एरिस्टोक्रेट शुरू हो गए, अब जो हमारे लिबरल्स थे, बेचारों को दिक्कत तो हुई होगी उन्हें भी, तो उन्होंने क्या किया, अब इनको नाम दे दिया गया लिबरल नेशनलिस्ट, कि अब ये ना देश के लिए काम कर रहे हैं, ये जो लिबरल्स हैं, अब ये खाली लिबरल्स नहीं रहे, ये मिस्टर लिबरल्स हो गए, नेशनलिस्ट लिबरल्स हो गए। अच्छा, अब ये मना कर दिया जब, तो ये क्या करेंगे, अब कैसे करेंगे काम, तो इन्होंने क्या किया, अपनी सीक्रेट सोसाइटीज़ बनानी शुरू कर दी, छुप छुप के काम करना शुरू कर दिया इन्होंने। और सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाने के साथ, भाई जब सीक्रेट सोसाइटी बनानी तो अंडरग्राउंड होना पड़ेगा, तो ये सब ना अंडरग्राउंड हो गया 1815 के बाद से ही, मिलते नहीं थे ढूंढने से भी। और अब ऑब्वियस सी बात है, ये लोग मोनार्की को अपोज करेंगे कि मोनार्क सिस्टम जो है वो गलत है, उसको हटाओ, ठीक। अच्छा, तो यहाँ पर आपका एक एग्जाम्पल है, एंड दैट एग्जाम्पल इज, इन भाई साहब का नाम है गुइसेप्पे मैज़ीनी। ये आपसे शॉर्ट नोट में पूछ लेता है 5 नंबर का, सीधा सीधा।
इनका बर्थडे था 1807 में और ये पैदा हुए थे जेनेवा में। जेनेवा अलग है, ये जेनोवा अलग है, ठीक है। एंड ही वॉज अ मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी, इसका मतलब ही वॉज अ लिबरल नेशनलिस्ट। और कहाँ की सोसाइटी में? कारबोयारी। अच्छा, अब अंडरग्राउंड तो हो गए, लेकिन 24 की एज में ये पकड़े गए, और पकड़े जाने के बाद 1851 में पकड़े गए और उनको भेज दिया गया जेल, ठीक। अब नेशनलिस्ट लीडर है, ऐसी थोड़ी मान जाएगा, जेल में भेज दिया तो चुप हो गया। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2 सोसाइटीज़ और, अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ और वहाँ पर डिस्कवर कर दी, और एक का नाम रख दिया यंग इटली। कहाँ पर? मर्सेले। भाई साहब मर्सेले याद है? क्या है ये, कौन सी चिड़िया का नाम है? और यंग यूरोप इन बर्ने। 2 सोसाइटीज़ इन्होंने स्टैब्लिश कर दी, ठीक। अच्छा, इनका मानना ये था कि जो भगवान जी ने तुम्हें भेजा है ना नेशन के लिए, वो नेचुरल यूनिट है। किस चीज़ के लिए? मैनकाइंड के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, ठीक है। अच्छा, अब इनका जो मॉडल था ना, इनका जो काम करने का तरीका था सीक्रेट सोसाइटीज़ का, वो जो है वो मतलब इन ऐसे इंस्पायरिंग था। और वो कहाँ कहाँ और फॉलो करने लग गए लोग? जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, पोलैंड। अब ये जब आदमी इतना फेमस हो रहा है, 4 कंट्रीज़ के लोग इसे फॉलो कर रहे हैं, जेल में भी जाके इसने अच्छा खासा कार्यक्रम कर दिया, तो कंजर्वेटिव्स इसको साइड लेंगे कि इससे जलेंगे, कि इसको चाहेंगे कि आज मरता हो अभी मर जाए? तो जो कंजर्वेटिव्स थे इससे डरने लग गए थे। क्या दिक्कत है इस आदमी को, आराम से नहीं रह सकता। और अच्छा, ट्रीटी ऑफ वेना जिसने होस्ट की थी, क्या नाम था उन भाई साहब का? ड्यूक मेटरनिच। तो मेटरनिच जो भाई साहब थे, उन्होंने इनकी तारीफ में ये कहा था कि ही इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, कि इसे थाम लो, ये बिल्कुल ही बेकार आदमी है, ये बहुत ही डेंजरस आदमी है हमारे लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे सोशल ऑर्डर के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ था। ये आपका 2.4 सब टेक्स्ट था जो मैंने आपको रिवोल्यूशनरिज्म के बारे में बताया। ये जो ये जो यहाँ से शुरू हुआ था लिबरल नेशनलिस्ट से, ठीक है। तो दिस वाज योर 2.4 सब सेक्शन। अच्छा, इस अब ये ना मतलब थोड़ा सा आपको ऐसे ही तुम्हारे लिए बता देती हूँ। ये फ्रांस है, ऐसे से कुछ करके मैप होता है फ्रांस का, ठीक। यहाँ पर इंग्लिश चैनल नाम की वाटर बॉडी है, इधर है बे ऑफ बेसल, पानी पानी है ये इधर। यहाँ है हमारे भाई साहब स्पेन, यहाँ मेडिटेरियन सी, उसके बाद ये मार्सेले है, ये वर्सेले है, ये पेरिस है, ये डिज्नी वर्ल्ड है ना जो बच्चे जाते हैं जहाँ पर, वैसे हम आज तक नहीं गए लेकिन अमीर बच्चे जाते हैं, सेलिब्रिटीज़ के बच्चे घूमने जाते हैं वहाँ छुट्टियों में। तो ये है, यहाँ थोड़ा सा बेल्जियम है, यहाँ थोड़ा सा नीदरलैंड है, ऐसे से करके। इधर ये हमारी जर्मनी साहब है, फिर ये स्विट्ज़रलैंड, और स्विट्ज़रलैंड के थोड़ा सा इधर को चल के ऑस्ट्रिया, ये इटली है। तो इस तरीके से अब ये देख लेना कि कौन सी तरफ फ्रांस को किसने कवर किया था। एक तरफ तो बेल्जियम था, एक तरफ जर्मनी, फिर ऑस्ट्रिया भी था, इटली के कोस्ट पे भी कोई और था, इधर तो पानी है, इधर तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी है ना। तो इन दिस वे योर 2 सबसेक्शन इज कंप्लीट, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ी बुक में से तुम्हें एक रिकैप, फटाफट वाला रिकैप देखो। ये जो सब टेक्स्ट है, ये जो है इसमें ये बताया गया है कि आपकी किंगडम्स जो हैं, डाइवर्सिटीज़ जो हैं यूरोप के अंदर, वो कहाँ कहाँ थी, कैसे कैसे थी, ठीक। फिर इसमें बताया गया है आपको एरिस्टोक्रेसी ये पुरानी बुक है, मेरी गंदी राइटिंग में है ये। एरिस्टोक्रेसी जो है, एरिस्टोक्रेट्स जो होते थे
फिर यहाँ पीजेंट्स जो हैं, यहाँ मिडिल क्लास जो है, उनके बारे में जो मैंने बताया वो सब कुछ है। उसके बाद लिबरल नेशनलिस्ट कौन होते थे, ठीक। लिबरल का मतलब क्या होता है, फ्रांस में वोटिंग वाला सिस्टम जो है उसमें कैसे कैसे चेंज हुआ। इकोनॉमिक्स फेयर में लिबरलिज्म का क्या मतलब है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद लिबरलिज्म में क्या चीज़ें ऐड हुई या क्या उसका मतलब निकालने लग गए लोग, ठीक। उसके बाद ये एलए के बारे में दिया हुआ है। फिर ये यहाँ पर ज़ोल्वेरियन के बारे में, ज़ोल्वेरियन जो पूछा जा रहा है 3-4 बार पूछा गया अब तक पिछले 4-5 सालों में, ठीक है। उसके बाद न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 की नेपोलियन की किस किस से लड़ाई हुई, अगेंस्ट में कौन कौन था, कंजर्वेटिव्स कहाँ से आए। फिर कि कौन, उसकी जो ट्रीटी ऑफ वेना है उस पर शॉर्ट नोट आ सकता है कि उसमें क्या क्या हुआ। फिर उसके बाद कंजर्वेटिव्स के बारे में शॉर्ट नोट, ये रहा पूरा ट्रीटी ऑफ वेना, ये यहाँ पर है। फिर कंजर्वेटिव्स को क्या क्या चीज़ें पसंद नहीं थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रिवोल्यूशनरीज, रिवोल्यूशनरीज कौन है, ये लिबरल नेशनल्स। लिबरल नेशनल्स को क्या कर दिया था इन्होंने, बैन कर दिया था कि तुम अपनी लिबर्टी और फ्रेटर्निटी के आइडियाज़ घर पे रखो। तो इन्होंने क्या किया, फिर सीक्रेट सोसाइटीज़ बनानी शुरू कर दी। उसके बाद मेजेनी आ गया। उसके बाद इसने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया में डाल दिया। एंड दैट्स हाउ, मैं थक गई। ओके, टाटा बाय बाय।